सुजैन एवरीबडी, कैसे हैं आप लोग। बिहार एसएससी इंटर लेवल की एग्ज़ाम को लेकर के हम लोग जो सीरीज़ चला रहे हैं जीके जीएस का, उसका आज 8वां वीडियो है। और आज हम लोग जो प्राचीन इतिहास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई एक बार अलग अलग एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं, उसको मैंने कलेक्ट करके लाया है और मैं अच्छे तरीके से डिस्कस करने का अपनी तरफ से 100% प्रयास करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एक बात और मैं पहले ही बता दूं आप सभी को, जो लोग एंसेंट हिस्ट्री को अच्छे से पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, तो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब कि आपको लगेगा कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट मैं आपको बता देता हूँ बिहार एसएससी की सच्चाई। हो सके तो मैं आप सभी को आज, अगर कॉपीराइट मुझे ना मिले, तो मैं बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप लोग बिलीव करना शुरू कर दोगे कि वाकई में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में एक मोटिवेशनल कोट्स होता है, अच्छे सुविचार होते हैं, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है जो आपको आंसर कॉमेंट बॉक्स में देना होता है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे पर डे का करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर मिल जाता है, और जो भी अपडेट होती है गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, वो सबसे पहले आपको मिल जाती है। इस चीज़ को लेकर के आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो, क्योंकि सक्सेस विथ गौरव हाँ आपके साथ है। तो चलिए आज का अपना मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करते हैं। बातों से दिल जितना सभी का, बातों से दिल जितना सभी का, अच्छे दोस्त अच्छी संगत होगी। सही बात है, बातों से दिल जितना सभी का, अच्छे दोस्त अच्छी संगत होगी। सफलता आपके कदमों में, सफलता आपके कदमों में, चेहरे पर मुस्कान और सुनहरी रंगत होगी। है ना, एक एक बात में, एक एक शब्द में आपको अलग तरीके का वर्ड दिख रहा है। एक एक शब्द आपका काफ़ी कीमती है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अच्छे संगति, अच्छे दोस्त होना, अच्छी संगति होना जो आपको हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहो, पॉजिटिव विचारधारा से आपको जोड़ कर रखता हो। आप जिस फील्ड से जुड़े हो उस फील्ड का एक बेहतर फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, जहाँ तक मैंने फील किया है। मेरे दोस्त, ये चीज़ें हैं, बार बार और चीज़ें बताना नहीं है। हाँ, और सब कुछ यही रह जाएगा, लास्ट में जाएगा। हम लोग भी लीज पे आए हैं इस जीवन में, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई किसी का नहीं है, आप खुद के अपने, आप जिस शरीर में हो ना, जिस शरीर में आपकी आत्मा वास कर रही है, वो शरीर भी आप लीज पे लिए हो। आत्मा परमानेंट है, आत्मा जो है सिर्फ वही परमानेंट है। इस बात को आप लोग जो रियलिस्टिक बनिए। आप लोग आज न कल इसको छोड़ करके आपको दूसरे शरीर में वास करना है। जैसे किराए के घर में एस्पिरेंट्स जब दिल्ली या कहीं घर छोड़कर जाता है, किराए के घर में एक किराए से दूसरे किराए के घर में जाता है, सेम हमारी आत्मा है। आज न कल इस आत्मा, ये आत्मा शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो आप जिस तरीके का संस्कार अभी अपने आप को दोगे, यही दूसरे शरीर में जाने के बाद इसका परिणाम मिलेगा, है ना। तो आत्मा अजर अमर है, रियलिटी यही है। और जो चीज़ें हैं लीज पे आई है, सब कुछ आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है आपका। निस्वार्थ भाव से लोगों का मदद कीजिए, दिल खोल करके जीना शुरू कर दीजिए आज से। हाँ, दिल खोल करके जीना शुरू कर दीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। सही काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम कीजिएगा तो भी लोग आपके पैर पीछे की ओर खींचेंगे, आपकी शिकायत करेगी, आपके बुराइयाँ करने को आतुर हो जाएंगे लोग। लेकिन आपको सही काम अगर आप कर रहे हो, आपकी आत्मा की इससे आवाज़ आ रही कि मैं सही कर रहा हूँ, तो आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जीवन में कुछ परमानेंट नहीं, सब कुछ आपका 70% चीज़ें यहीं छोड़ करके आपको चले जाना है। 70% चीज़ें आपको छोड़कर चले जाना है। आज आपके पास किसी चीज़ की कमी है, लेकिन मरने के बाद वो चीज़ें आपके यहाँ पे शेष जो रिमाइंडर होता है वो रह जाएगा। सो चलिए आज का बात यहीं पे बंद करते, छोड़ो ये सब चीज़ें, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन है। मैं पहले उस दिन का क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। यह क्वेश्चन अपना हाल ही में लिखी गई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज का लेखक कौन है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा, आप लोग जा करके देख लेना। अगला, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चलिए एक मिनट, चलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ है 112 नंबर। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है। कलहन जो कि एक उस समय के बहुत ही विख्यात दार्शनिक कह सकते हैं आप थे, जिन्होंने क्या लिखा था। कलहन ने अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण और राष्ट्ररंगिणी, चारों में से आपको बताना है कि कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कलहन की जो पुस्तक है उसका नाम है राष्ट्ररंगिणी। क्या है,
कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के राजा के जो जय सिंह वर्मन थे, राजा जय सिंह थे, उसके बारे में भी लिखा गया है। सॉरी, तो उसमें जम्मू कश्मीर के प्रशासन पद्धति के बारे में लिखा गया, वहाँ के राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है कल्हण की पुस्तक में। ठीक है, कल्हण के राजतरंगिणी में। अर्थशास्त्र जो कि मौर्य साम्राज्य पर आधारित है, मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल में लिखा गया है। ठीक है, इसको 15 पार्ट में डिवाइड करके लिखा गया है। ये अर्थशास्त्र कौटिल्य, जिसे हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी थे। हाँ, तो उनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, जो कि पूरे गुप्त मौर्य वंश के शासन के बारे में ये भी डिटेल में बताता है। इंडिका मेगास्थनीज ने इसकी रचना की थी। ठीक है, मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। कल्हण की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। ये बार बार ये प्रॉब्लम आ रहा है यार, करे सो करे क्या। चलो ठीक है, सॉरी। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सही से। अब 113 नंबर क्वेश्चन अपना आता है कर्नाटक वंश का। कर्नाट वंश होगा, कर्नाटक वंश नहीं होगा, कर्नाट वंश होगा, क्योंकि आपको लग जाएगा कि ये कर्नाटक जो भी अपना कर्नाटक जो राज्य है उसके बारे में आप बता रहे हैं, तो कर्नाट वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाट वंश। कर्नाट वंश, क्या नाम है इसका? कर्नाट वंश। इसको याद रखना। 2-3 और नाम है, आपको याद होगा कर्नाट वंश के और किस नाम से जानते हैं, तो आप मुझे बताइएगा। एक सिमराव वंश इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सिमराव वंश के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक वंश के बारे में आपको बता देता हूँ, आपने कभी एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं, वाकई में आते हैं, तो मैंने इसको लिया है ताकि आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो सबसे पहले मैं बता दूँ, कर्नाटक वंश जो था एक हिंदू वंश था। ठीक है, क्षत्रिय, आप लोग जानते हो, ये क्षत्रिय वंश था। ठीक है, और इसका जो शासनकाल था, इसका शासनकाल 1095, कब? 1095 से लेकर के 1325 ईस्वी तक, जो कि मेडावल हिस्ट्री में आ जाता है। 1095 से 1325 ईस्वी के बीच में इसका शासनकाल रहा है, इस पूरे कर्नाटक वंश का। जो कर्नाटक वंश आपको बिहार और नेपाल, मतलब कि भारत और नेपाल कह सकते हैं, भारत और नेपाल के बॉर्डर पे था, जिसे अब हम लोग मिथिला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिथिला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मिथिला के नाम से जानते हैं। तिरहुत प्रमंडल हम लोग सुनते हैं, तिरहुत जो था इसी के शासन के क्षेत्र में आता था, कर्नाटक वंश के अंदर ही आता था। और कर्नाटक वंश के बारे में और कुछ बताओ तो कर्नाटक वंश को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नाटक वंश का जो शासनकाल था 1095, कब? एक बार और लिख देता हूँ, 1095 से लेकर के 1325 ईस्वी के शासनकाल को मथुरा का स्वर्ण युग कहा जाता है। मथुरा का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे कि जो गुप्त वंश को क्या कहा जाता था? एक स्वर्ण युग कहा जाता था, ऐसा ही इसको भी मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जो कर्नाटक वंश का जो शासक था, प्रथम शासक जिन्होंने इस कर्नाटक वंश की स्थापना की थी, उनका नाम था नान्यदेव। क्या नाम था? नान्यदेव। नान्यदेव बहुत ही पावरफुल शासक था। नान्यदेव याद रखिएगा, क्या नाम है? नान्यदेव। अगला, ये सब चीज़ें हो क्या रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, लेकिन वीडियो तो बनाऊंगा जो कुछ हो जाए। आगे चलते हैं, दिमाग खराब करके रख दिया। चलो, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाटक वंश का अंतिम शासक आपको मैं बता दूं, कर्नाटक वंश का पहला शासक नान्यदेव थे। क्या था नाम उनका? नान्यदेव। नान्यदेव, ठीक है, नान्यदेव याद नाम था उनका। मिथिला का स्वर्ण युग, इस युग को कहा जाता है कर्नाटक वंश के पूरे कर्नाटक जो वंश जो का जो शासनकाल था पूरा उसको। और लास्ट शासक जो था उनका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। कर्नाटक वंश के लास्ट शासक हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम शासक नान्यदेव, लास्ट शासक हरि सिंह थे। हाँ, एक बात तो बोलना भूल ही गया हूँ मैं, ये चीज़ें मैं बोलना भूल गया हूँ। क्या था मैं बता दूँ आपको, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, एक मिनट रुकता है। सो आप लोग देख सकते हैं एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो चुका है। ये बीच में कहाँ से न कहाँ से आकर के इस कैमरा का जो लोगो है वो बैठ चुका है और ये हट ही नहीं रहा है। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो वीडियो जहाँ तक मैंने बनाया है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सा फेस कीजिए आप आज भर, क्योंकि टाइम का बाउंडेशन है, मैं फिर 9 मिनट मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग आज भर इसको देखिए किसी तरीके से, मैं कल से इसे प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने बताया कर्नाटक वंश के बारे में। कर्नाटक वंश का जो पहला शासक है, पहला शासक नान्यदेव, लास्ट शासक हरि सिंह। और कर्नाटक वंश का जो राजधानी था वो 12 जिले के, कहाँ पे?
बारां जिले के एक जगह का नाम था सिमरावगढ़। क्या? सिमरावगढ़। बारां जिला आपको याद रखना, ठीक है, बारां जिला सिमरावगढ़, ठीक है। सिमरावगढ़ जो कि वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? सिमरावगढ़ वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। सिमरावगढ़ में था, कहाँ पे? बारां जिला के सिमरावगढ़ में कर्नाट वंश का राजधानी था, जो कि अभी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा इतना कर्नाट वंश के बारे में। 1097 से 1925 का शासनकाल था। अगला अपना क्वेश्चन है, आप लोगों को लग रहा होगा कि इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, आप लोग करने का मतलब समझ गए होंगे। ये देखिए, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके लिए होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ा हुआ है उन लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कि ये क्वेश्चन पहली बार वो सुनता है। तो देखिए, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म का 4 महासभा हुआ था। जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसके बाद 4 संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध संगीति, ठीक है। तो प्रथम संगीति का जो आयोजन था वो चारों संगीति अलग अलग जगह पे किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन था वो कहाँ पे किया गया था? आप लोग बताइएगा। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में किया गया था, शायद राजगृह में, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में किया गया था 383 ईसा पूर्व में, शायद 383 ईसा पूर्व में। दूसरा वैशाली में किया गया था। दूसरा जो बौद्ध संगीति है वैशाली में हुआ था, 283 में ईसा पूर्व में हुआ था। 383 या 484 में शायद ये हुआ था, एक मिनट, ये 484 में हुआ था, ठीक है। और ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में, ठीक है। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, ठीक है। और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, शायद नहीं, पाटलिपुत्र में हुआ था आपको अशोक के शासनकाल में हुआ था। पाटलिपुत्र में जो हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीत। और चौथा बौद्ध संगीत जो हुआ था वो कुंडल वन में हुआ था, जम्मू कश्मीर में। कुंडल वन, ठीक है, कुंडल वन में हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के बारे में आपको पता होगा, जिन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी। तो कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीत हुआ था, पहली ईसा पूर्व में, वो हुआ था कुंडल वन में। तो पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडल वन, चारों याद रखना है सीक्वेंस वाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, राजगृह में। चलिए, बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो महात्मा बुद्ध के बारे में पता होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। और 483 ईसा पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण, जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में कहा गया है, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 483 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हो गया था। जन्म जो हुआ था महात्मा बुद्ध का वो नेपाल में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, तराई क्षेत्र में हुआ था। और मृत्यु जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? कुशीनगर में हुआ था। उसके बाद और बताओ महात्मा बुद्ध के बारे में। तो महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में कहाँ पे? बोधगया में ऋजुपालिका नदी के किनारे वैशाख की पूर्णिमा की रात को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम लोगों ने क्या कहता है, हम लोगों ने क्या कहा, उसको क्या कहते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण ही ना कहते हैं शायद। बताइएगा, मेरे माइंड से कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, हाँ, और भूलना अच्छी बात है। महाभिनिष्क्रमण या ऐसे ही कुछ कहते हैं, सॉरी, महाभिनिष्क्रमण क्या कहते हैं यार, महापरिनिर्वाण उनके मृत्यु को कहते हैं, हाँ। और धर्मचक्र परिवर्तन जो था वो उनका प्रथम उपदेश था, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश को। ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, धर्मचक्र परिवर्तन तो उसको ये कहते हैं महापरिनिर्वाण। अरे यार, बहुत से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद आ ही नहीं रहा है, हाँ समझ गया। चलो देखिए, उनका जो घर त्याग किए थे वो, उसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण लिखने में टाइम लगता है, आप लोग सुनिए मेरी बात को। जो उन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, घर को त्याग करके जो उन्होंने इस मार्ग को अपनाया था, तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। और उसे घोड़ा के प्रतीक से बताया गया, घोड़ा के प्रतीक से इसे बताया जाता है कि गृह त्याग का जो है इंडिकेशन घोड़ा होगा बौद्ध धर्म में, ठीक है। उसके बाद जो वो हो गया, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ हुआ था? यहाँ पे बोधगया में हुआ था। उसके बाद धर्मचक्र परिवर्तन जो होता है उनको प्रथम उपदेश को कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण वो मतलब कि जब उनका मृत्यु हो गया, ठीक है, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो
इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था लेकिन ये सब चीज़ें मुझे याद है अच्छे से। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ पे बोध गया में, आपको अभी मैं बता रहा था कि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और इन्हीं के याद में यहाँ पे महाबोधि मंदिर बनाया गया। और महाबोधि मंदिर के बारे में एक और बात बता दूँ आपको कि 2002 में, हाँ 2002 में ही यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को द्वारा पूरे विश्व के धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। आपका टास्क है, आपको ये बताना है कि भारत में कुल कितने ऐसे स्थल है जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, तो ये आप बताइएगा। तो ये जो है सीधा से इसका आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध कहाँ पे पैदा हुए थे? नहीं, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में 5 ब्राह्मण को सबसे पहले उन्होंने दिया था सारनाथ में अपना पहला प्रवचन। और गौतम बुद्ध की मृत्यु तो कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में, तो ये होगा नहीं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगला चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं अगला। ये चीज़ हो गया बोध गया में 128, 117, 118 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया था, 118 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने, अभी मैंने बताया प्रथम उपदेश मतलब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद पहले किसको अपनी धर्म के बारे में उन्होंने शिक्षा दी थी, तो आपको पता होना चाहिए सारनाथ में, सबसे पहले सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। तो इसको डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? देखिए, गौतम बुद्ध वैसे क्या थे? इंसान थे, आम इंसान थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने तपस्या से, उन्होंने अपने जप से, लगातार परिश्रम से, उन्होंने लगातार सन्यासी प्रवृत्ति में रह करके उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया। लोगों को ज्ञान के बारे अलग अलग तरीके से प्रवचन देना शुरू किया, घूम घूम करके, है ना। तो गौतम बुद्ध को देवता का जो स्थान है वो किस राजा के युग में दिया गया था? तो चंद्रगुप्त, अशोक, जो कि अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर अशोक आते हैं। तो ये नहीं होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल, हर्ष और कनिष्क, इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा कनिष्क। कौन हो जाएगा? कनिष्क। कौन हो जाएगा? कनिष्क। अभी आपको बताया था कनिष्क ने संवत की शुरुआत की थी। हाँ, और कनिष्क ने ही क्या किया था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया था, देवता का दर्जा दिया था, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ था? चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। 4th बौद्ध संगीति जो हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। चौथा बौद्ध कुंडल वन में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में चौथा बौद्ध संगीति। और इसी के समय में बौद्ध धर्म 2 अलग अलग पार्ट में विभाजित हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं हीनयान और महायान। कनिष्क के शासनकाल में ही जो बौद्ध संगीत हुआ था, वहाँ पे एक महायान में बट गया था बौद्ध धर्म, 2 पार्ट में बटा था, महायान और हीनयान। ठीक है, तो महायान का समर्थक कौन था? कनिष्क। महायान में ही बुद्ध की प्रतिमा मूर्ति पूजा की जाने लगी, प्रतिमा बनाई जाने लगी, तो और देवता का स्थान मिल गया था। ठीक, और हीनयान में जो लोग थे वो बौद्ध धर्म में वो देवता को नहीं मानते, गौतम बुद्ध को देवता नहीं मानते थे अपने आप को। ठीक है, और महायान में माना जाता था। तो इसको याद रखिएगा, जो कि 4th बौद्ध संगीति में ये चीज़ें हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, याद रखिएगा उसको। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व की 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो सभी लोग जानते हैं प्रथम गणतंत्र पूरे विश्व का जो पहला गणतंत्र था वो वैशाली था। ठीक है, क्योंकि वैशाली मल और बज्जी, ठीक है, मल और बज्जी 2 ऐसा जगह था, 2 ऐसा क्षेत्र था उस समय में जहाँ पे क्या था, सभी जगह राजतंत्र चलता था और यहाँ पे गणतंत्र चलता था। ठीक है, यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था थी। हाँ, तो इसको याद रखिएगा, वैशाली इसमें सबसे शक्तिशाली था पूरे गणतंत्र में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला चलते हैं, 16 बौद्ध संगीति, जो 16 महाजनपद जो उभर करके आया, 16 महाजनपद, जिसमें बिहार के 3 हैं। ठीक है, मगध, अंग और चंपा, यही ना, मगध, अंग और चंपा क्या है? 3 को बिहार का है, 8 या 9 आपको उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, 8 या 9 आपको उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, और उसके बाद 1 आंध्र प्रदेश में है, 1 मध्य प्रदेश में है, 1 या 2, और 2 आपको भारत से बाहर है। कहाँ है? 2 आपको भारत से बाहर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो बिहार में जो है वो है मगध, अंग और बज्जी। मगध का राजधानी राजगृह था, फिर गिरिब्रज हुआ, उसके बाद अंग की राजधानी चंपा, फिर वज्जी का वैशाली,
ठीक है, इसको याद रखिएगा तीनों को। उसके बाद बहुत है, काशी का वाराणसी हो जाएगा, मल का कुशीनगर, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का हिछत्र। तो ये मैं आपको हो सके तो मैं PDF डाल दूंगा आपको टेलीग्राम पे, क्योंकि 16-17 मुझे सीक्वेंस वाइज याद नहीं रहता है। वैसे मुझे राज्य और राजधानी जब ऑप्शन देखता हूँ तो याद आ जाती है, आपको भी याद आ जाएगा एक बार दो बार आप इसे देखोगे तो, ठीक है। जो लोग बिल्कुल नए हैं जीके से उनका बोरिंग लगता है तो वो लोग क्या करें, सादे पेज पे लिख ले, और जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम आप अपना स्पेंड करते हैं, चाहे खाना बनाते हो किचन में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे उसको वॉल के सामने उसको चिपका देना है। ये ट्रिक मैं अपनाता हूँ वर्ड मीनिंग याद करने के लिए, तो आपको भी याद करना है। तो 16 महाजनपद जो है, 16 महाजनपद के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो 2 जैन धर्म और के ग्रंथ में और बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ में किया गया है। तो जैन धर्म का जो था अंगुत्तर निकाय, ठीक, सॉरी जैन धर्म का हो जाएगा आपको, जैन धर्म का आपका था क्या था, भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो जैन धर्म का ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपद के बारे में उल्लेख है जैन ग्रंथ के, ठीक है, जैन धर्म में भगवती सूत्र। तो इसमें भगवती सूत्र आंसर में नहीं है, तो आपको लगेगा कि नहीं इसका राइट आंसर नहीं होगा। लेकिन मैं बता दूं, बौद्ध धर्म में जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाजनपद के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय और आपको भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय याद रखना है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म में है और क्या भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, तो दोनों को याद रखिएगा। 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र याद रखना है आपको अच्छे से। अगला क्वेश्चन अपना देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय इनमें से किसके शासनकाल में, मौर्य वंश के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, या कुषाण के, या गुप्त के, या पाल के? तो सभी लोग को पता है कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। स्थापना नहीं कर सकते हैं, कुमार गुप्त ने दान में दिया था बहुत सारे जगह बनाने के लिए। उसके बाद तथागत गुप्त आता है, ठीक है। उसके बाद एक और कोई गुप्त है, वो 3-4 गुप्त मिल करके सबसे, लेकिन इसमें आपको याद रखना है रामगुप्त को। रामगुप्त या कुमार गुप्त, मैं इसी में कन्फ्यूज़न में पड़ जाता हूँ, रामगुप्त या कुमार गुप्त, रामगुप्त या कुमार रामगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युद्ध गुप्त काल है, ये तो ठीक है। और हाँ, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। किसने? कुमार गुप्त ने, ठीक है, कुमार गुप्त ने। उसके बाद बहुत सारे आते हैं, तथागत गुप्त और कौन कौन गुप्त हैं, बीच में बहुत सारे शासक हैं गुप्त वंश में, तो उसके बारे में उतना डिटेल में जाना नहीं। कुमार गुप्त आपको याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में ये हुआ था। और अगला क्वेश्चन अपना है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई होती थी वहाँ, या तर्कशास्त्र की होती थी, या बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, या रसायन विज्ञान से? तो सभी लोग को पता होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि राजगीर के आसपास में पड़ता है। आज भी उसका मलबा जाइएगा तो मिल जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय का। और फाहियान, ठीक है, फाहियान जो आया था चीनी यात्री, वो बौद्ध धर्म से संबंधित ही था, जो बौद्ध धर्म की खोज को, बौद्ध धर्म के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए आया था। और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की थी। फाहियान, जिन्होंने फूकोकी की रचना की थी, फाहियान ने फूको की रचना की थी। जितना भी उसको एक्सपीरियंस हुआ बौद्ध धर्म से रिलेटेड भारत में जो टाइम स्पेंड किया, उसमें सब कुछ को उन्होंने लिखा था फाहियान ने फूकोकी में, ठीक है। फाहियान किसके शासनकाल में आया था वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फाहियान किसके शासनकाल में आया था भारत? उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये अगला आप लोगों को देखना है, मगध की राजधानी। ये सबको पता होगा मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी इसमें से 2 हो जाएगा, कन्फ्यूजन में आप लोग पड़ जाइएगा। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछे तो राजगिरी हो जाएगा, ठीक है, राजगिरी, गिरिब्रज, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पाटलिपुत्र। राजगिरी गिरिब्रज पहला था, उसके बाद पाटलिपुत्र था मगध की राजधानी, जो कि गुप्त काल तक चलते रहा, ठीक है, गुप्त काल तक रहा। मगध का जो राजधानी पाटलिपुत्र है, इसको सबसे पहले बृहद्रथ ने, जो बृहद्रथ था, और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध, उसने इसका स्थापना किया था, ठीक है। बट मगध की जो पाटलिपुत्र है राजधानी, उसे बनाया था उदयन ने। किसने बनाया था? उदयन ने। इसको याद रखिएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पता ही नहीं होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया था? क्या किया था बताओ यार, कोई बता ही नहीं रहा है।
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पता नहीं है, आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगता है उसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जानकारी है उसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के जो भी शासन व्यवस्था से लेकर जो जानकारी है वो विशाखादत्त में, किसमें, विशाखादत्त में, विशाखादत्त जो पुस्तक है उसमें इनके बारे में जानकारी मिलता है। विशाखादत्त के लेखक कौन है आपको पता होना चाहिए। कौन है विशाखादत्त के लेखक? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। तो इस पुस्तक को आपको याद रखना है, पुस्तक के बारे में, और उसके जो लेखक है उसके नाम याद रखना है, ठीक है। तो विशाखादत्त जो मुद्रा राक्षस ने लिखा है, ठीक है, इसी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या है, जानकारियाँ मिलती है। चलिए अगला हम लोग क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग और ज़्यादा कुछ दिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। घनानंद उनानंद को मार उड़ करके आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा जो सिकंदर, आपको पता होगा 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर ईरान इंडोनेशिया होते हुए भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, और हाइडेस्पिस का युद्ध भी हुआ था पोरस के बीच में, ठीक है। लेकिन सिकंदर को यहाँ से आखिरकार हार मान करके जाना पड़ा था। किसके शासनकाल में? तो घनानंद के शासनकाल में ही आया था। आपको अभी बताए थे ना, घनानंद, ठीक है। महापद्मनंद के बाद घनानंद जो था, इसी के शासनकाल में सिकंदर आया था। और एक बात और बता दूँ, जो नंद वंश के से रिलेटेड एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। इसने कलिंग जो था, कलिंग उड़ीसा का जो क्षेत्र था उसको मगध में मिलाया था, ठीक है। और इसी नंद वंश में दो ही इंपॉर्टेंट शासक हैं, महान पद्मनंद और घनानंद। तो घनानंद के ही शासनकाल में जब घनानंद जब शासक था तो उस मगध का उसी समय ये सिकंदर महान भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, ठीक है। तो चलिए इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मार करके शासक बनता है और मौर्य वंश की स्थापना होती है। किस राज्य में स्कूली बच्चों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दक्ष मिशन चलाया गया? तो आज हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था करा। अब इसके आगे हम लोग जो भी सातवाहन वंश है, गुप्त वंश से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन करेंगे, और थोड़ा हाई मतलब कि ये चीज़ है कि मैं थोड़ा स्पीड में भागने का प्रयास करूँगा। टाइम आप सभी के पास कम है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ मुझे अब बहुत सारे टॉपिक को करवाने हैं। ज्योग्राफी पूरा का पूरा बाकी है, तो वो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने का प्रयास करूँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वैसे जीके जिसके क्वेश्चन का भरमार है, इसका गिनती ही नहीं है कि कितना है, 2000, 2 लाख, 5 लाख, इसका गिनती ही नहीं है। लेकिन उसमें से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट करके पढ़ेंगे। तो अब हम लोग लास्ट में 2-3 करंट अफेयर्स करते हैं। तो करंट अफेयर्स पर नज़र डाल लेते हैं। किस राज्य में स्कूली बच्चों को के पाठक, जैसे ही नाम याद आता है, ठीक है, बहुत सारे टीचर से लेकर के स्टूडेंट का रूह काँप जाता है। हम लोग भले ही सबसे उबर चुके हैं, ठीक है, नहीं तो परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दक्ष मिशन चलाया गया है। दक्ष मिशन में क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। दक्ष मिशन का मतलब ये है कि जो 5वीं क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उसको विशेष करके मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट में जो कमज़ोर बच्चे होंगे उसको अलग से 3:30 बजे से 5 बजे के बीच में टीचर पढ़ाएंगे, और एक टीचर के ऊपर 5 बच्चे को सौंपा जाएगा। एक टीचर मात्र 5 बच्चे को पढ़ाएंगे 3:30 से 5 बजे के बीच में, और मैथ, इंग्लिश और हिंदी इस तीनों सब्जेक्ट में उसे मतलब कि अलग तरीके से उसको पढ़ाया जाएगा, उसको अलग तरीके से उसमें कमांड करवाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हिंदी भाषी हम लोग हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और अगर हम लोग को हिंदी शुद्ध बोलने लिखने नहीं आएगा तो ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात है। इसको लेकर के बिहार सरकार ने एक कदम बढ़ाया है जो बहुत ही सराहनीय है। इंग्लिश के बिना आप ग्लोबल पूरा जो वैश्विक जो चीज़ें चलती हैं वो इंग्लिश में ही टिकी हुई है, तो इंग्लिश भी जाना बहुत ज़रूरी है। और मैथ तो आपका IQ लेवल को बहुत ही तेज़ करता है, तो मैथ पढ़ना ज़रूरी है। तो बिहार सरकार के द्वारा जो उठाया गया कदम है मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टीचर को ये बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक है, क्योंकि बिहार में वैसे भी टीचर का ऐसे मौज मस्ती के रूप में कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा मस्ती बिहार में टीचर लोग ही करते हैं, लेकिन के पाठक ने उनका अच्छे तरीके से इलाज कर दिया है। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने रीज जो वर्ड है इसको इस वर्ष का वर्ड घोषित किया है। इस वर्ष का 2023 का जो वर्ड है वो रीज को घोषित किया है। आपने सुना होगा कभी करिश्मा, ठीक है, सॉरी करिश्मा, इसी से निकल कर के आया है रीज, ठीक है। तो रीज के बारे में आप लोग डिटेल में अगर जानते हुएगा तो बता दीजिएगा, और किस यूनिवर्सिटी ने इस रीज को इस वर्ष का वर्ड घोषित किया है, इस साल का शब्द घोषित किया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ।
आप लोग लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब तो कर ही लिए हैं आप लोग, और शेयर कर दिया कीजिए 2-3-4 फ्रेंड के सर्कल में, ताकि वो लोग को भी इससे लाभ मिल सके। हाँ, और ज़्यादा कुछ मुझे कहने का नहीं है, साथ आप लोग बनाए रखिए इसी तरीके से, और आने वाले समय हम सभी के लिए बहुत ही सुनहरा होगा। साथ मिलकर के हम लोग अपने लाइफ को जीने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आगे अलग अलग अपॉर्चुनिटी हम लोग को जो मिलेगा, ठीक है। और ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, इस जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, हाँ, जिसे हम लोगों को खुल करके जीना है और उसका आनंद लेना है, और अंतोगत्वा महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाना है गौतम बुद्ध की तरह, क्योंकि हम लोग तो लीज पाए हुए हैं ना, लीज पाए हुए हैं। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, बुक, नॉलेज, संपत्ति, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ क्या है, यहीं पे रह जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, हाँ। और मेरी आत्मा किसी और के अंदर वास कर जाएगी। तो बहुत ही मतलब कि अलग तरीके का एंग्जाइटी होने लगता है अंदर तरीके से ऐसा फील होता है कि यार इतना कुछ कर रहे हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, अंत में तो मर ही जाना है यार। जीवन भर रहते, पूरा अजर अमर रहते तो कितना मज़ा आता, लाइफ में क्या क्या करते। लेकिन ये सब चीज़ें जब सोचता हूँ तो वाकई में दिल दहल जाता है। लेकिन ये सच्चाई है और रियलिटी से हम लोग भाग नहीं सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने